नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को एक भयावह स्थिति में डाल दिया है। लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है। तकरीबन 2 लाख प्रतिदिन के कोरोना पॉजिटिव के केस आने लगे हैं और ऐसा लगता है कि ये संख्या अभी और बढ़ती जाएगी। अकेले दिल्ली में आज 17,000 केस आए हैं। महाराष्ट्र की हालत बहुत ही खराब है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात, ये तमाम राज्य कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। हर जगह से बहुत बुरे किस्म की खबरें आ रही हैं कि श्मशान घाटों में लाशों का अंबार लग गया, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटल में, दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो ये संकट के बारे में हमें बता रहे हैं कि कितना भीषण, कितना गंभीर है। सवाल उठता है कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या तस्वीर जो विशेषज्ञ हैं इस मामलों के, वो क्या देख रहे हैं, और जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, टीकाकरण का अभियान है, वो किस तरह से जा रहा है, वो किस तरह से बचाव का रास्ता अख्तियार कर सकता है। हमारे साथ डॉक्टर दिलीप मावलंकर जुड़े हुए हैं गांधीनगर से, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के वहाँ डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मावलंकर। हाँ, खूब खूब आभार आपके चैनल में बुलाने के लिए। जी, मेरा पहला सवाल यही है डॉक्टर मावलंकर की, हालात इतने बदतर हो गए हैं, इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। पिछले साल भी स्थितियां बहुत विकट हुई थी, लेकिन इस बार दोहरी रफ्तार से और उसकी जो घातकता है वो हमें सामने नजर आ रही है। इसको क्या एंटीसिपेट किया था आप लोगों ने कि इस तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। शॉर्ट में कहूँ तो किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था। जब एंटीसिपेट हुआ था कि दिसंबर में या तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाड़े के समय में जैसे पाश्चिमात्य देशों में दूसरी लहर आई, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, वैसे हमारे वहां भी आएगी। तो वो जब नहीं आई, किसी किसी जगह में आई, दिल्ली, अहमदाबाद में दूसरी लहर दिवाली के बाद दिखाई दी, बट वो जनवरी तक तो कम हो गई थी। तब सबको लगा कि ये एक पूरे साल का युद्ध हम जीत गए हैं और हमने हॉस्पिटल सब कोविड के जो थे वो वापस कर दिए, बंद करवा दिए, बिकॉज दूसरे पेशेंट का भी क्वेश्चन था। कोविड के केसेस बहुत कम हुए थे फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ता में, तो सिर्फ 8,000 केस पूरे भारत में आ रहे थे। गुजरात में तो 200-300 के आसपास केस आ रहे थे, इसलिए लगा कि ये कुछ अभी सब चला गया। बट किसी ने नहीं सोचा था, किसी में चर्चा भी ज्यादा नहीं हुई थी, बट फरवरी दूसरे तीसरे हफ्ता से जो बढ़ने लगा, मार्च में और गति से बढ़ा, और अभी जो परिस्थिति अप्रैल की अभी पहले 2 हफ्ते होने को है, तब जो परिस्थिति हम देख रहे हैं बहुत ही रैपिड, बहुत फास्ट बढ़ा है, बहुत विकराल स्वरूप ले रहा है और अभी भी आगे जा सकता है। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है जाने माने अमेरिका में, अब्रामर मुखर्जी, उन्होंने जो मॉडल प्रेडिक्शंस किए हैं कंप्यूटर बेस्ड मॉडल से, उनका मानना था कि 1,80,000 से लेके 3 लाख तक पर डे केसेस जा सकते हैं ये वेव में। तो हम 1,80,000 को तो पार कर चुके हैं और ये इनका 2-3 हफ्ते पहले का ये अनुमान था। और उन्होंने बोला था कि डेथ भी 2,000 से 3,500 तक पर डे जा सकती है। सो अभी भी हमें ये पीक और भी आगे देखना है, उससे लड़ना है, उसकी तैयारी करनी है। दूसरा एक डॉक्टर मावलंकर, अभी आपने प्रश्न है कि ये पीक, जी अभी आपने कहा कि फरवरी के अंत में ऐसा लगा कि कोरोना अब चला गया है, हम खुश हो गए, हमने अपनी पीठ भी थपथपाई, सरकार ने वाहवाही भी लूटी। तो क्या हमने अपनी सावधानी छोड़ दी थी? क्या हमें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है? ये हमारा अनुमान गलत था और हमें अपनी तैयारी इससे बेहतर रखनी चाहिए थी, क्योंकि दूसरी, तीसरी, चौथी लहर भी आ रही है। बिल्कुल
बिल्कुल रखनी चाहिए थी। अभी जो लहर देख रहे हैं उसके हिसाब से तो, बट उस टाइम क्या हुआ कि नहीं, कोरोना तो कम हो ही रहा था बट उसके साथ वैक्सीनेशन भी आ गया था। तो एक बड़ा माहौल बन गया कि अभी वैक्सीनेशन आ गया है, कोरोना कम हो रहा है तो जल्दी से हम टीकाकरण कर लेंगे और कोरोना को बिल्कुल बाय बाय कर देंगे। तो वो भी एक उससे में कारण बना। तीसरा, ये बढ़ने के क्या कारण है वो भी देखना चाहिए कि क्यों बढ़ा। जो सितंबर से अभी कम होता 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 जा रहा था, तो एकदम क्यों बढ़ा। तो उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो लोगों ने जो एहतियात बरतना था, मास्क पहनना था, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटेशन, वो खत्म हो गया, या तो उसकी क्या बोल सके रिगरसनेस नहीं रही। पहले जो पुलिस भी चेक करते थे लोग, इतना नहीं रहा। मार्केट वगैरह खुलने लगे, स्कूल कॉलेज खुलने लगे, कई कई जगह तो मैचेस और दूसरे सोशल फंक्शंस भी होने लगे। शादियां जो रुकी हुई थी काफी टाइम से वो लोगों ने बड़े धूमधाम से की। और कई कई जगह इलेक्शंस भी आए, और इलेक्शंस का दौर तो अभी चल ही रहा है। सो बाय इलेक्शंस, स्टेट असेंबली के कहीं आए, कहीं लोकल बॉडीज के इलेक्शन आए, उसमें से भी ये पूरा ये हुआ। मंदिर मस्जिद खुल गए तो उधर भी लोग जाने लगे। सो ये सब एक साथ हुआ। उसके साथ साथ ये भी एक कारण हो सकता है कि नए वेरिएंट्स या नए वायरस के रूप जो महाराष्ट्र में तो जरूर आए, पंजाब में जो यूके का वेरिएंट आया है, तो उसका भी फैलाव बहुत ज्यादा और जल्दी से हो रहा है। तो ये सब कारण मिलके ये बहुत ही तेज दूसरी लहर हम अभी देख रहे हैं। डॉक्टर मावलंकर, अभी आपने कहा कि हमने अपने गार्ड छोड़ दिए, जो सावधानी बरतनी थी उनको छोड़ दी। तो इसमें आप सरकार की भूमिका कहाँ देखते हैं? अगर सरकार चाहती कि इलेक्शन हो, सरकार हरिद्वार में कुंभ को रोक नहीं रही है और इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, तो ये लोग तो हमारे हिंदुस्तान में जो साक्षरता है, जो अनपढ़ता है, उसके मद्देनजर सरकार की तरफ ज्यादा देखते हैं कि सरकार की तरफ से जब संदेश निर्देश आते हैं तो लोग थोड़ा चौकन्ने हो जाते हैं, नहीं तो फिर वो अपने रास्ते पर लौट जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? बिल्कुल सरकार ने सोचना चाहिए था। खास करके इलेक्शन कमीशन में सोचना चाहिए था कि ये कि जहां हम लॉकडाउन करके इतने इकोनॉमिक डैमेज को सहन करके हम बाहर आए हैं, तो वहां इलेक्शन कराना कितना उचित था। केसेस कम हो रहे थे, बट पता नहीं सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय ली। इलेक्शन कमीशन में तो कोई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है नहीं, वो तो बहुत क्लियर है, बट उन्होंने कोई रिटर्न में राय ली थी कि भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, करना चाहिए, उसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है। दूसरा ये भी थोड़ा हमारा होता है कि इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन बना देता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, बट जमीनी तौर पे ये करना बहुत मुश्किल है। जैसे कुंभ स्नान में भी लिखा होगा कागज में कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, वगैरह वगैरह, बट वो प्रैक्टिकली करवाना बहुत ही मुश्किल है। पुलिस है तो भी वो नहीं करवा सकती है, क्योंकि अपना एक सोशल इथॉस है। इवन फॉरेन कंट्रीज में भी लोगों के पास मास्क पहनाना बहुत मुश्किल है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरा एक ये फैक्टर भी था कि लोग थक भी गए हैं। ये पूरे कंट्रोल माहौल से, पूरे ये कोविड के बात सुन सुन के, देख देख के सब ये हो गए थे, कटाल गए थे। सो एक वो भी एक रीजन था। बट जरूर सरकार ने एक थोड़े ज्यादा टाइम तक अगर ये करते, और वैक्सीनेशन दूसरी साइड थी, वैक्सीनेशन आ गया था बट उसकी स्पीड आप देखें तो पहले 2 लाख 3 लाख पर डे हो रही थी, अभी के पास पहुंच के 20 लाख 30 लाख के बीच में जा रही है। तो हम ये भी सोचना चाहिए कि हमारा देश वैक्सीन प्रोड्यूसर में सबसे आगे है। हमारे पास 2 वैक्सीन अप्रूव हुई थी, 10 करोड़ डोज के आसपास हमारे पास उस टाइम तैयार थे, दिसंबर एंड जनवरी में। बट
उसको बहुत जल्दी से लगाने के जगह हमने पहले 1 महीना लिया हेल्थ वर्कर को लगाने को, दूसरा महीना लिया फ्रंटलाइन वर्कर। तो ये हो सकता था कि उस टाइम इमरजेंसी अप्रूवल के अंडर में था, तो हम क्यों ना इमरजेंसी वैक्सीनेशन की 24 घंटा वैक्सीनेशन चालू रहे, हजारों सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हर एक जगह चालू रहे, ऐसे करके जितना वैक्सीन का डोज हमारे पास तैयार था वो खत्म कर सकते थे। तो अगर रैपिडली को अभी बाइडेन ने बोला था कि हम आएंगे प्रेसिडेंट तो पहले 100 दिन में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। अमेरिका का साइज हमारे से 1/4 पॉपुलेशन है। उन्होंने 100 दिन में 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन अभी दिए जा रहे हैं, और उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है कि 19 अप्रैल से सब कोई भी अमेरिकन जो एडल्ट है वो वैक्सीन ले सकता है। तो उन्होंने वो प्रिपरेशन करके रखी है। तो एक पूरा वैक्सीनेशन का भी हमने जो माहौल बनना चाहिए था वो बनाया नहीं, जितना वैक्सीन लेना चाहिए था लिया नहीं। काफी वैक्सीन एक्सपोर्ट हुआ हमारे वहां से, जहां हमारी ही नीड, अगर आप देखें 70% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ले तो 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। तो उसके लिए 200 करोड़ डोज हमें ही चाहिए थे, हमारे पास थे 10 ही करोड़। तो उसी टाइम अगर हम वैक्सीन पे ज्यादा ध्यान देते तो शायद इसमें से कुछ थोड़ा कम हो सकता था। दूसरा, वैक्सीनेशन के बारे में मेरा ये मंतव्य है, मैंने लिखा भी है, कई लोगों को बताया भी है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन एक जैसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमने एक एनालिसिस किया था 2-3 महीने पहले, भारत के करीबन 740 जिले हैं पूरे कंट्री में। उसमें से सिर्फ सबसे टॉप के 50 जिले ऐसे हैं कि जहां सबसे ज्यादा कोरोना है। 60% कोरोना केसेस और 60% कोरोना डेथ थे उस टाइम वो 50 जिलों में। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए था कि वो 50 जिलों में ही वैक्सीनेशन अगर हम सबको दे 18 के ऊपर वाले सब लोगों को, तो शायद 10, 15, 20 करोड़ की वो जनसंख्या होगी वो 50 जिलों की। बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, अहमदाबाद है। तो जहां मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो रहा है वहां वो ट्रांसमिशन, हमें हर्ड इम्यूनिटी मिलती और ट्रांसमिशन कम हो जाता। हमारा अभी का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उससे ट्रांसमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ज्यादा, बिकॉज हम बूढ़े लोगों को दे रहे हैं। वो मृत्यु घटाएगा बट ट्रांसमिशन बढ़ता रहेगा, और जैसे ट्रांसमिशन बढ़ेगा नए वेरिएंट्स भी आते जाएंगे। तो हम बूढ़े लोगों को बचा रहे हैं, बट जो यंग लोग बाहर गांव जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, उनको संक्रमण से हमारे लिए बचाने के लिए सिर्फ जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी, सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वो ही है। और वो किसी यंग आदमी को समझाना और भी मुश्किल है, जिसको लग रहा है कि मैं तो यंग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। सो वो भी एक थोड़ी सोचने लायक बात है कि हम वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। तो हमारी जो टीका की रणनीति थी उसी में खामी थी। क्या एक खामी ये भी थी कि जो विदेश में दूसरे टीके इस्तेमाल किए जा रहे थे, हमने उनको मंजूरी देने में भी देर लगाई? अगर कुछ और विकल्प हमारे पास होते, कुछ और कंपनियां उनको बना रही होती, तो हमारे पास और भी ज्यादा मात्रा में टीके उपलब्ध होते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो थोड़ा और भी पीछे जाऊंगा। जून जुलाई में जब टीके बन रहे थे, नए नए आ रहे थे और ट्रायल उनकी चालू हुई थी, तो मैंने कल ही एक प्रोग्राम में बताया कि क्यों ना भारत सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, फाइजर को बुलाया अपने देश में कि हमारे वहां ट्रायल करो। ब्राजील में वो लोग गए, दूसरी जगह ट्रायल किए, तो हमने रेड कारपेट उनको दे दी होती कि भाई चलो हम 100 करोड़ देते हैं, हमारे कंट्री में ट्रायल करो। तो सीधा ही हमको अप्रूवल उनको दे सकते थे। बट हमारे स्वदेशी के सोच से, या वो फॉरेन कंपनी है या उसको कैसे बुलाएं, ये सब विचार में हमने थोड़ी देर लगा दी। तो उन्होंने ट्रायल दूसरी जगह कर दिए। फिर अभी हम सोच रहे हैं कि ट्रायल हमारे देश में हुए नहीं है। ऐसे तो हमारे देश में ड्रग ट्रायल का बड़ा बिजनेस है, काफी कंपनीज उसमें से कमाती है, काफी ड्रग्स की ट्रायल इंडिया में होती है। तो वैसे हमने उनको बुला के पहले ही ट्रायल ही भी हमारे वहाँ हो सकते थे, 3rd फेज के, हमारे वहाँ केस भी थे, लोग भी थे,
और भारत में ट्रायल करना सस्ता भी पड़ता है। तो वो किया होता तो हमें नवंबर दिसंबर में ही अप्रूवल उनको दे सकते थे शायद। फिर भी जब ऐसे पता चला कि इंग्लैंड में भी बाहर के लोग फाइजर की वैक्सीन यूज हो रही है, अभी जो हमने किया वो हम जनवरी में भी कर सकते थे। कि हमारा पूरे देश के जो वैक्सीनेशन का टारगेट है वो देख के कि भाई हमें 2 वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, वो भी एक भारत बायोटेक तो छोटा प्रोड्यूसर है, 1-2 करोड़ वैक्सीन बनाता है, हमें चाहिए 200 करोड़ डोजेस चाहिए। तो क्यों ना जैसे स्पुतनिक को अभी दिया है वैसे और 3-4 इनको दे सकते थे। दूसरा एक पहलू है जिसमें बहुत कम चर्चा हो रही है, उसका मैं थोड़ा उजागर करूंगा। काफी डेटा आ रहा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये रोग बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। तो उसके भी ट्रायल्स हमारे वहां नहीं हो रहे हैं। मैं ऐसे नहीं बताता कि ट्रायल के सिवा आप उसको रेकमेंड कीजिए, बट विटामिन डी है, आइवरमेक्टिन है, ऐसे 2 ये जो सब्सटेंसेस हैं, पुरानी दवाइयाँ हैं। एक तो विटामिन है और एक हेलमिंथ वर्म्स के लिए की दवाई है, वेटरनरी में यूज होती है, ह्यूमंस में यूज होती है। तो क्यों ना उसके ट्रायल हमने करवाए होते, तो उसका भी हमें पता चलता कि इसका असरकारक है कि नहीं। आज जो हम रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं, टॉसिलिजुमाब जो 30-40 हजार का एक इंजेक्शन है, वो आइवरमेक्टिन तो 200 रुपये की 12 गोली मिलती है। तो उसके भी ट्रायल अगर हमारे वहां होते तो हमें पता चलता कि ये दवाई कारगर है या नहीं। तो वो भी हमें हमारा जो मेडिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल एस्टेब्लिशमेंट इतने सब पेशेंट होने के बाद हम जो अभी सीख रहे हैं कि रेमडेसिविर यूज हो, वो सब बाहर के ट्रायल का डेटा हम इधर यूज कर रहे हैं और उससे हम गाइड कर रहे हैं डॉक्टरों को कि ये यूज करो, ये मत यूज करो। तो वो भी एक थोड़ा सोचना चाहिए था कि एक साल में हमने कितने ट्रायल किए इंडिया ने। आईसीएमआर है, दूसरी एजेंसीज हैं, और उसमें से हमें कुछ नया नॉलेज मिला, तो वो भी एक सोचने की बात है। तो डॉक्टर मावलंकर, आपने कहा कि हमने जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती, हमने टीका के लिए जो रणनीति बनानी चाहिए थी वो नहीं की, हमें जिस तरह के ट्रायल करने चाहिए थे वो नहीं किए। तो एक तरह से तो ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई रणनीति थी ही नहीं। जो भी रणनीति थी, जो आ रहा था उसको फेस करने की थी, लेकिन उसकी कोई तैयारी, कोई जो पूरी एक प्लानिंग होती है और दूरगामी सोच होता है, वो हमारे जो नेतृत्व है, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो चाहे मेडिकल लीडरशिप हो, वहां पर थी ही नहीं, नदारत थी। पैसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो कैपेसिटी एक्सपांड की थी और जिस जिस तरह से हमने पहले फेज में रिस्पॉन्ड किया लोगों ने और पूरे सिस्टम ने, और मृत्यु दर काफी कम रहा, उससे बता सकते हैं कि हम लकी भी थे और हमने बहुत मेहनत भी की। बट उसके जो लास्ट वाला एंड में हम ऐसे समझ बैठे कि भाई अभी तो सब चला गया, या तो थक गए या उसके पार हम देख नहीं पाए कि फिर से ये शत्रु लौट के आ सकता है और बहुत बुरी तरह से आ सकता है। यूरोप में आ गया था बट उसी टाइम भारत में आया नहीं, तो हम समझे कि अभी तो गर्मी शुरू हो जाएगी, हमारा सब काम अभी खत्म हो गया। तो वो एक बड़ी ये समझने में और इसमें थोड़ी कठिनाई हुई, प्लानिंग में कठिनाई हुई। दूसरा, ये जो दवाई की शॉर्टेजेस हो रही हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेजेस हो रहे हैं, उसके 2 रीजन मैं देख रहा हूँ। एक तो बहुत रैपिडली ये बढ़ गया, जो सितंबर, मार्च या अप्रैल से लेके सितंबर तक जितने केस हुए थे उससे डबल केस ऑलमोस्ट सिर्फ फरवरी से, यानी मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते तक होने लगे हैं। सो बहुत ही रैपिडली ये बढ़ गए हैं। सेकेंडली, हमारी जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें भी ये तो होता ही है कि जब पेशेंट कम हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भाई आगे भी ऐसी कोई हो सकती है। तो उसके लिए जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जैसे आर्मी और इनका प्लानिंग होता है कि भाई अगले 10 साल के लिए हमें क्या चाहिए वो आज हम प्रोक्योर करें, जिसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व बोलते हैं। कि भाई जो दारू गोला जिसको बोलते हैं, एक्सप्लोजिव वगैरह वॉर में लगते हैं, तो वो जब वॉर होती है तब हम नहीं बनाते, उसको बना के रख लेते हैं।
तो वैसे अभी सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, पीपीई किट है, ये दवाइयां हैं जो हमें बहुत शॉर्ट नोटिस पर ऐसे एपिडेमिक में लगेगी, तो उसका भी प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो हमें बनाना सीखना चाहिए। राज्यों ने करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना चाहिए। तीसरा जी एक जो है कि इंफॉर्मेशन की कमी आज भी ये हो रहा है, कहाँ कितने बेड हैं पता नहीं है, कहाँ कितने बेड, लोग दर दर भटक रहे हैं कि इधर जाते हैं बेड नहीं, उधर जाते हैं बेड नहीं। तो हमारा इतना आईटी पावर है, इतनी आईटी कंपनियां पूरे दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रही है, तो हम अपने लिए नहीं बना सकते कि भाई लोग सेल फोन में देख ले। हमने वो जो कोविड वाला एक बना दिया स्वास्थ्य सेतु और उसको बहुत उसका प्रचलन किया, बट उसमें डाल देते हुए आपको अगर हो गया तो कहाँ बेड मिलेगा आपको, जो टीकाकरण के लिए हमने किया है, बट बेड्स ढूंढने के लिए, ऑक्सीजन ढूंढने के लिए, डॉक्टर ढूंढने के लिए उसमें कुछ है नहीं। सो वो भी सोचना चाहिए कि लोगों के तरफ से कि उनको जब जरूरत पड़े तब तब कैसे उनको ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स, ऑक्सीजन, दवाई सब मिले और उनको भटकना नहीं पड़े। उसके जी लिए जो मैनेजमेंट कैपेसिटी है आपके पास, अपने पास डॉक्टर बहुत है, बट मैनेजर्स, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स वो कम है, इसीलिए ये संकलन एंड आंकड़े ठीक से नहीं इकट्ठा हो रहे। मावलंकर साहब, हम मुझे याद है हम लोग ने बात की थी जब पिछली पहली वेव आई थी, तो हमने देखा था कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम एक तरह से कोलैप्स कर गया था, क्योंकि वो पहले से ही कमजोर था, पहले से ही उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। और अब हम दोबारा ये देख रहे हैं कि इस समय पूरा हेल्थ सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, श्मशानों की हालात जो है वो बड़ी दर्दनाक है, लोग दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, रेमडेसिविर जो लोगों को मिलनी चाहिए वो कोई किसी पार्टी का नेता अपने पास स्टॉक रख रहा है और अपने दफ्तर से बांट रहा है। ऐसी विचित्र स्थितियां बन रही हैं। ये इसको किस तरह से आप व्याख्यायित करेंगे, हमारा हेल्थ सिस्टम आज कहाँ है? वो मैं आपको उसी टाइम बताया था, अभी बताता हूँ कि अपने हेल्थ सिस्टम में पब्लिक हेल्थ और मैनेजमेंट की बहुत बहुत कमी है। डॉक्टर्स खूब हैं, नर्सेस भी की शॉर्टेज है, बट प्लानिंग और मैनेजमेंट उसकी बहुत कमी है। हमने लॉकडाउन इसलिए किया था, आपने सुना होगा जो पहला लॉकडाउन, कि हम मेडिकल तैयारी कर सके, रोग को हम धीमे धीमे आगे बढ़ने दें, सो दैट फिगर फ्लैटन हो जाए और हमारी मेडिकल तैयारी बढ़ सके। बट जो हमने मेडिकल तैयारी की वो इतनी कमजोर कम थी, थी लचर कि थी। हाँ वो टाइम में हमें हो गई, बट उसके बाद अगर डबल वेव आई तो हम उसको कैसे सामना करेंगे, और उसको भी हमने डिसमेंटल कर दिया। सो परमानेंट नहीं बनाया जो हमने सीखना चाहिए था। आप बजट भी देखो लास्ट ईयर का, तो उसमें वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ लगा दिए हैं, बट बाकी के किस में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है मेडिकल बजट में। 8, 7, 9, 10% का इंक्रीज है जो इन्फ्लेशन का सिर्फ हिस्सा है। तो उससे ज्यादा ज्यादा इंक्रीज नहीं है। मेडिकल रिसर्च में इंक्रीज है 30%, 40% का, बट मेडिकल सर्विसेज में नहीं है। वैसे स्टेट का भी बजट देख लो, बहुत कम स्टेट्स ने बजट में ज्यादा वृद्धि की है। और दूसरा ये हम नहीं समझते हैं कि जैसे आर्मी में बोलते हैं कि एक सोल्जर लड़ता है तो वॉर में जाता है, उसके लिए 10 सपोर्टिंग आदमी चाहिए, उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, उसको शस्त्र चाहिए। तो वैसे जब एक डॉक्टर या एक नर्स काम करती है फ्रंट लाइन पे, तो उसके लिए 10 लोग पीछे वाले चाहिए कि जो उसको सपोर्ट करे। दूसरा ये भी हो रहा है कि डॉक्टर नर्सिस का रोटेशन भी होना चाहिए, उनको भी आराम मिलना चाहिए, उनको भी उनकी फैमिली है, दूसरे काम है, तो वो एक जिसको रिजर्व बोलते हैं, जैसे आर्मी के पीछे बीएसएफ होता है, बीएसएफ के पीछे सीआरपीएफ होता है, सीआरपीएफ के पीछे और होता है, वैसे मेडिकल में भी कुछ रिजर्व कैपेसिटी बनानी चाहिए कि जिसको हम शॉर्ट नोटिस में, इमरजेंसी में उसको साथ में ले सके। तो वो भी थोड़ा प्लानिंग हमें सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सरकार की नीतियां तो ये है कि सारा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, वही संभालेगा, और इसी नीति की वजह से हमारा पब्लिक से हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। मैं दूसरे सवाल पर आता हूं डॉक्टर मावलंकर की,
अभी आपने नए वेरिएंट की बात की थी, महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट के मिलने की बात की जा रही है। ये कितने खतरनाक हैं, और इस तरह के वेरिएंट म्यूटेंट आते रहेंगे अगर, तो किस तरह की चुनौती खड़ी होगी, और इस दौर में इससे कितना नुकसान होने जाना है जानों का? ये वेरिएंट और म्यूटेंट में क्या है, कोई भी वायरस जब फैलता है, मल्टीप्लाई होता है, तो वेरिएंट्स म्यूटेंट्स बनते रहते हैं। बट उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो वीक होते हैं वो खुद के खुद निकल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा इन्फेक्शस होते हैं तो वो ज्यादा स्प्रेड करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि ज्यादा इन्फेक्शस या उतने इन्फेक्शस है बट उसकी मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो भी डेंजरस। तो ये दो अगर कॉम्बिनेशन है कि ज्यादा स्पीड से बढ़े और मोर्टेलिटी ज्यादा करे, तो वो बहुत ही खतरनाक टाइप का म्यूटेंट या वेरिएंट हो सकता है। क्या अभी अभी तक हमारे तो हिंदुस्तान ऐसे में ये है? अभी तक तो ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर जो स्पीड से बढ़ा है उससे लग सकता है कि ये म्यूटेंट से, सरकार बता रही है कि ये म्यूटेंट और वेरिएंट से नहीं हो रहा है। बट ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें कोई नई चीज है, जो पहले का वायरस आया था और धीमे धीमे जिसकी मोर्टेलिटी घट घट रही थी, वही टाइप का ये वायरस नहीं है। दूसरा, अभी जो सुन रहे हैं, अभी डेटा नहीं है, कि पहले एक फैमिली में 1-2 लोगों को होता था और 4-5 लोग बच जाते थे। आज ये हाल है कि पूरी पूरी फैमिली को हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है, एडल्ट्स को, यंग लोगों को हो रहा है, बूढ़े लोगों को भी हो रहा है। तो आगे जाके उसकी मोर्टेलिटी कितनी रहती है, वो वायरस का तीसरा एक जो प्रॉब्लम हो सकता है, वो जो इम्यूनाइजेशन, जिसको इम्यून एस्केप बोलते हैं, कि उसकी कारगरता कम कर सकता है। जो हमने टीके बनाए हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं, अगर वायरस वो पार्ट चेंज कर ले उसका, तो फिर इम्यूनाइजेशन की कारगरता, जैसे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट में उन्होंने देखा कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की कारगरता बहुत कम हो गई, उन्होंने उधर बंद कर दिया है। तो अगर वो होता है तो हमें नया वैक्सीन फिर से बनाना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और फिर से नया वैक्सीन बनाना पड़ेगा। तो ये एक तीसरा प्रॉब्लम है, ये म्यूटेंट्स और वेरिएंट्स का, और कुछ कुछ जगह हो रहा है। बट अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि ये जो वैक्सीन है वो काफी कारगर है, उसकी कारगर बहुत कम नहीं हुई है। बट आगे जाके क्या होगा वो देखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं। ये सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज तो है ही, उनका जीनेटिक सीक्वेंसिंग भी करना पड़ता है, और लेबोरेटरी स्टडीज की भाई ये जो नया वायरस आया है उससे ये वैक्सीन दिए हुए लोगों के सीरम के साथ मिक्स करके उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है कि नहीं, वो भी देखना है। तो वो सब कैपेसिटी हमें डेवलप करनी है। ये बताइए कि एस्ट्राजेनिका जो वैक्सीन है उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें दुनिया भर से आ रही हैं। डेनमार्क ने तो आज उसको बैन भी कर दिया, उसका इस्तेमाल रोक दिया है। आपको क्या लगता है, हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर कोविशील्ड इस्तेमाल हो रही है जो कि एस्ट्राजेनिका ही है, तो ये क्या आपको लगता है ये रिस्की है हिंदुस्तान के लिए? मुझे तो ये नहीं लगता कि ये कोई प्रकार से रिस्की है। उसमें कोई भी वैक्सीन में बहुत कम पाए पे कुछ डेथ्स वगैरह हुई है, भारत में भी हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके एग्जैक्ट नतीजे अभी तक आए नहीं है हमारे वहाँ। एक ये दूसरा प्रॉब्लम है कि जब कोई भी साइड इफेक्ट या होता है तो उसका विश्लेषण या रिसर्च एनालिसिस करके तुरंत बाहर नहीं आता। जैसे हमारे कोर्ट में मामले 20-20, 25-25 साल चलते रहते हैं और उसके बाद जजमेंट आता है, वैसे ये टेक्निकल मामले भी काफी लंबे तक कमिटियां चलती रहती है और उसका नतीजा पता नहीं लगता। बट ऑब्वियसली ऐसे कोई बड़े डेथ हुए हैं या कोई मेजर साइड इफेक्ट्स हुई है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बट डेथ जरूर हुई है, बट वो बहुत ही, हमने 10 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगाई है। मेरे ख्याल से करीबन 301 डेथ टोटली वैक्सीन के बाद हुई है। वो दूसरे कारण से भी हो सकती है, वो कुछ वैक्सीन से भी हो सकती है। जैसे अभी आया है कि कुछ लेडीज में यूरोप में पाया गया कि ब्रेन के इसमें क्लॉट्स होते हैं, ये एक साइड इफेक्ट है। ऐसे कुछ हो सकता है, बट हमारी यंत्रणा इतनी सेंसिटिव या तेज नहीं है कि उसको पकड़ पाए। वो एक दूसरा हमारा प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का। जी,
तो मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान ट्रेंड है, वर्तमान स्थिति है हिंदुस्तान में कोरोना की, उसको अगले 1 डेढ़ 2 महीने में आप कहाँ जाता देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब लॉकडाउन की स्थिति भी आ सकती है, जैसा पिछले साल मार्च में किया गया था? पूरे कंट्री में लॉकडाउन की तो स्थिति नहीं आती है, आ नहीं सकेगी और करना भी नहीं चाहिए। बट जहां जहां बहुत ही ज्यादा केस हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में अभी कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा पूरे महाराष्ट्र में भी शायद नहीं करना चाहिए। जहां जो जिले या जो सिटीज हैं जहां बहुत ही केस हैं, उधर किस प्रकार के निर्देश या प्रबंध कर सके कि जिससे काम भी चलता रहे और कोरोना का संक्रमण कम हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज लॉकडाउन करने से क्या है कि बहुत ही उसके वाइड इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं। लोगों की जिंदगी, ऑलरेडी लॉकडाउन के भय से लोग पलायन हो रहे हैं। अभी देखा होगा दिल्ली मुंबई से जो लोग हर रोज की रोटी कमाते हैं, उनको भय लग गया है, वो चले गए उनके गांव, क्योंकि पिछला वाला अनुभव था। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस एक्टिविटी में रिस्क है। उसके लिए एक ऐसे स्टडीज भी करना चाहिए कि वायरस कैसे फैल रहा है। हम जनरल बता देते हैं कि भाई दूर रहो, मास्क पहनो, ये करो वो करो, बट इंडिविजुअल केसेस में कहाँ कहाँ से किसको लगा, कैसे लगा, कितने नजदीक थे, ऐसे डिटेल स्टडीज होने चाहिए कि जिससे हमें पता चले कि भाई ये एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा सुपर स्प्रेडिंग होता है, वो एनवायरनमेंट में नहीं होता। बिकॉज अभी भी चर्चा चल रही है कि इलेक्शन आए हैं, बड़ी बड़ी रैली हो रही है, टीवी पे दिखा रहे हैं कि लाखों लोग मास्क न पहने जा रहे हैं, उधर शाही स्नान हो रहे हैं। तो उसके बाद भी जैसे कोरिया से सबसे पहला ये सुपर स्प्रेडिंग का स्टडी आया कि एक ही चर्च में 2000 लोग इकट्ठे हुए, उसमें से एक लेडी को हुआ और उसमें से काफी हजार, 2-3 हजार केस हुए। उन्होंने डिटेल स्टडी करके पब्लिश कर दिया। ऐसे इंडिया में से बहुत ही कम, नगण्य पब्लिश हुए हैं कि भाई 5, चाइना में से काफी हुए पहले पहले कि 5 लोगों ने डिनर किया, उसमें से एक था, उसमें से 5 केस हो गए, उस 5 में से 25 हुए। तो वो भी कैसे फैलता है उसका भी अगर हम ठीक से विश्लेषण करें। हमारे भी फैक्ट्रीज में हुए हैं ऐसे, एक फैक्ट्री में 50 केस हुए, किसी फैक्ट्री में 100 केस हुए। तो उसका भी स्टडी करके अगर हम पब्लिश करें तो हम समझ सकते हैं कि हम क्या करने से इसको रोक सकते हैं। अंत में मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे 2 चीजें जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि वैक्सीन को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के दिमाग में, लगाएं कि न लगवाएं, लगवाएं तो कौन सी लगवाएं, ये समस्या आ रही है। आप क्या राय देंगे दर्शकों को? मेरा एक बहुत सिंपल सा ये है कि जब मिले तब जो मिले वो वैक्सीन लगा लो। क्योंकि वैक्सीन में जो फर्क है वो 19-20 का जो हिंदी में बोलते हैं उतना फर्क है। इसमें 70% इफेक्टिव है, कोई 80% है, अभी ये 90% है। बट वो जो है वो इन्फेक्शन होने का चांस है। बट उससे ज्यादा इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सब 90% से ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं कोई भी वैक्सीन। सो जो वैक्सीन सबसे पहली मिले वो लगा लेनी चाहिए और सबको लगा लेनी चाहिए। बहुत ही कम ऐसे हैं कि जिसको नहीं लगाने का मेडिकल सलाह हो सकती है। जिसको बहुत सीवियर एलर्जी है, पहले एनाफिलैक्सिस यानी एकदम ज्यादा एलर्जी हो गई, ऐसे कोई है। मैंने एक ऐसे भी सुझाव दिया है कि एक ऐसे केंद्र भी हर एक सिटी में होने चाहिए, मेडिकल कॉलेज में, कि जिसको बहुत एलर्जी है उसको भी वैक्सीन लगाए उधर और देखे अगर एलर्जी का कुछ रिएक्शन आए तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट मिले। सो जो हाई रिस्क है उनको भी वैक्सीन लगाने का एक प्राविधान होना चाहिए। और जो वैक्सीन आपको मिलती है वो सबसे पहले ले लेनी चाहिए। पूरे 2 डोज लेने चाहिए। जिसके 2 डोज हैं उसके बीच का जो गैप है वो भी उतना ही होना चाहिए जितना उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जितना उन्होंने बताया हुआ है। तो वैक्सीन काफी सेफ है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने खुद ने भी 2 वैक्सीन लगाई है। मैं थोड़ा सोच रहा था कि भाई बट कुछ ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, कुछ दर्द भी नहीं ज्यादा हुआ, बुखार तो बिल्कुल आया। किसी किसी को बुखार आता है 1-2 दिन के लिए, वीकनेस, अशक्ति होती है, जी, बट मैंने भी लगवा वैक्सीन ली तो है और मुझे जरूर भी लगा। कुछ नहीं हुआ है मावलंकर साहब। मैं भी बिल्कुल अभी कल ही लगवाई है और मुझे कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं दूसरा हुआ।
ये भी है कि लगाने के बाद भी हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटेशन। ऐसे नहीं है कि मास्क नहीं पहनने से चलेगा, क्योंकि मैंने बोला 70% उसकी कारगरता है, 10-20% को हो भी सकता है। तो अगर वो सब करेंगे तो बिल्कुल हमें नहीं होगा। तो आने वाले 2-3 महीने हमारे लिए बहुत ही चैलेंज भरे हैं और इसमें सरकार की भी परीक्षा होगी और हम सब की भी परीक्षा होगी कि हम किस तरह से इससे बचते हैं। ये मानकर चलें कि ये जो वेव है ये बहुत खतरनाक है और सरकार को ये सोच कर चलना चाहिए कि इसके बाद भी वेव आ सकती है और उसकी तैयारी अभी से करना चाहिए, ना कि दूसरी वेव के गुजरने के बाद हाथ झाड़कर चुपचाप बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और वो तैयारी में ह्यूमन रिसोर्सेज, डॉक्टर, नर्सेज, वर्कर्स, क्लीनर्स, स्मशान, वो आप देख रहे हैं कि स्मशान की भी कैपेसिटी अभी कम पड़ रही है, तो उसकी फिर दवाई, सप्लाईज, उसकी बजट्स, फिर उसके लिए वैक्सीन। दूसरा मैं ये भी सोच सकता हूँ कि वैक्सीन डेवलपमेंट को हमारे वहाँ और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी हो गई है, बट वैक्सीन इंडस्ट्री अभी नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट बड़ी है, बट बाकी की कंपनीज को भी डेवलप करके वैक्सीनोलॉजी, जो पूरा साइंस है, उसकी भी इंस्टीट्यूट्स खड़ी होनी चाहिए। हम एम्स बना रहे हैं हर जगह में, हर इसमें एम्स बनाए, बट हर राज्य में हम पब्लिक हेल्थ का इंस्टीट्यूट बनाए, वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन का इंस्टीट्यूट बनाए, एपिडेमिक प्रेडिक्शन का कुछ इंस्टीट्यूट, मॉडलिंग का कुछ इंस्टीट्यूट बनाए। हम जो मॉडल्स यूज कर रहे हैं सब फॉरेन के मॉडल्स यूज कर रहे हैं, तो वो भी इतना ही जरूरी है जितना हम एम्स बनाने और दूसरे मेडिकल साधन बनाने में उसका उपयोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मावलंकर हमसे बातचीत करने के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।